चलिए पढ़ाई शुरू करें। हेडिंग है डाली, प्रॉब्लम्स ऑन वर्टिकल स्प्रिंग टाइप 1। अच्छा, प्रॉब्लम वर्टिकल स्प्रिंग मतलब जो ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, लटकी हुई है स्प्रिंग, ऐसा छत से लटकी हुई है वैसी। तो ऐसा अलग से क्यों कर रहे हैं इसको? अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ भी नहीं है, सब सेम ही है, बस ऐसा हेडिंग डालने से थोड़ा उस पर फोकस बन जाता है ना, और कोई भी खास बात नहीं। जैसे ये स्प्रिंग है, ये अपने नेचुरल लेंथ में है, यहाँ पे ब्लॉक है मास m का, और मैंने यहाँ से इसको हाथ लगा के सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, रोक रखा है नेचुरल लेंथ पे ही इसको, सपोर्ट से इसको रोक रखा है, रेस्ट पे है ब्लॉक। ठीक है, स्प्रिंग किस में? अपनी नेचुरल लेंथ में है। अब मेरे पास दो तरीके हैं हाथ हटाने के। एक तो मैं बस हटा लूं हाथ। जब हाथ ऐसे हटा लूंगा तो क्या होएगा? जैसे तेजी से नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, और फिर वहां कहीं रुकेगा, और फिर ऊपर आएगा यहाँ तक, और वापस ऐसे नीचे ऊपर नीचे से करता रहेगा। एक तरीका तो ये होएगा। और दूसरा तरीका क्या होएगा? दूसरा तरीका कि मैं हाथ को ऐसा अचानक से नहीं हटाऊं, हाथ को अचानक से नहीं हटाऊंगा, उसको मैं हाथ को ना एक इतना स्लो नीचे लाऊंगा कि मतलब यहाँ से और नीचे तक हाथ लाने में 3 दिन लग जाएंगे, इतना स्लो लाना है, बिल्कुल आराम आराम से। तो क्या होगा बताओ? हाथ के साथ साथ ब्लॉक नीचे आएगा, आते जाएगा, बिल्कुल स्लोली नीचे आ रहे तो हाथ के साथ साथ ब्लॉक नीचे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, मान लो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद पता है क्या होगा? जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि स्प्रिंग खिंचते जा रही है ना। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, नीचे mg तो फिक्स है, और स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसके बाद मैं हाथ हटा भी लूंगा तब भी ब्लॉक यहीं रहेगा। तो उसमें ब्लॉक ने ऐसे नहीं किया। ब्लॉक ने क्या किया? मस्त धीरे धीरे नीचे आया आया आया, इक्विलिब्रियम तक आया, फिर मेरे हाथ का सपोर्ट नहीं चाहिए उसे, फिर वो अपना अपना वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करके उसने रखा। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं हाथ हटाने के। एक को बोलते हैं अपन सडन लोडिंग, एक को बोलते हैं अपन ग्रेजुअल लोडिंग। लोडिंग का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि यहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसा कुछ बना दिया, और यहाँ पे हम रेत, रेत जानते हो? रेत, सूखी रेत, रेगिस्तान वाली, हम इसमें मुट्ठी से भर भर के इसमें डाल रहे हैं, धीरे 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 डाल रहे, तो क्या होगा? अचानक वाला काम आराम आराम से नीचे आएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और जब रेत रुक जाएगी डालना तो वो भी वहीं की वहीं है। फिर रेत और डालोगे तो थोड़ा और नीचे आएगा, आराम आराम से होगा। तो ग्रेजुअली काम होगा, ग्रेजुअली मास इंक्रीज किया। ठीक है। और सडन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एकदम से लाए और 100 किलो का ब्लॉक टांग दिया, टांग दे तो ऐसे ऐसे करेगा फिर। तो वर्टिकल स्प्रिंग में ऐसे दो काम हो सकते हैं। एक तो अपने ग्रेजुअली इंक्रीज करा मास को, और दूसरे में हमने क्या किया? सडन इंक्रीज किया मास। तो फर्स्ट वाला केस में क्या ले रहा हूँ? ग्रेजुअल इंक्रीजिंग वाला केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग में क्या होगा? क्या होगी फाइनल पोजीशन? कि हमने ग्रेजुअली इसमें मास इंक्रीज करते करते एम मास कर दिया, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? इसकी फाइनल पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि स्प्रिंग कुछ इलोंगेट हो जाएगी। हो गई स्प्रिंग, यहाँ से यहाँ इलोंगेशन आ गया, और ये क्या कहलाएगा? इसका इक्विलिब्रियम। और एक्स में जो इलोंगेशन होगा उसको मैं कह दूंगा एक्स इक्विलिब्रियम। इस केस में ब्लॉक हर वक्त रुका हुआ है, लगभग रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो है। बहुत स्लोली प्रोसेस जब होती है तो हम उसमें ये कहते हैं कि नेट फोर्स क्या रहेंगे उसमें? हमेशा जीरो रहेंगे। किसमें? ग्रेजुअल में कि सडन में? ऐसा। तो ये एक्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे फोर्स बैलेंस करेंगे, नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स जो कि लगेगा के एक्स इक्विलिब्रियम। हम बोलेंगे के एक्स इक्विलिब्रियम बराबर mg, तो एक्स इक्विलिब्रियम बराबर mg/k। ऐसा। ये तो हो गया ग्रेजुअल लोडिंग वाला केस, लिख लो। तो इसमें तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा ही क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा, वो इक्विलिब्रियम से नीचे जाएगा ही नहीं, वो जहां पे भी है वहां इक्विलिब्रियम ही है। और फिर आता है सपोर्ट इज सडनली रिमूव्ड, या सडन लोडिंग। देख लिए?
टाइप 2, टाइप 2 में लिख लेना सपोर्ट इज सडनली रिमूव्ड। सपोर्ट मतलब जो हमने हाथ से ब्लॉक को रोक रखा है नॉर्मल लेंथ नेचुरल लेंथ पे, ये हाथ का सपोर्ट हम सडनली अगर हटा लें तो इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, कैसे ये मोशन करेगा, क्या इसकी पोजीशंस होंगी, ये सब बताना। तो लिखो सडन सपोर्ट इज सडनली रिमूव। ठीक है, फिर क्या होगा फिर देखते हैं। तो टाइप 2 सपोर्ट इज सडनली रिमूव्ड, टाइप 2। ठीक है, देखो आप अब इसको समझेंगे। पहले ये अलग है, देखो टाइप 1 में तो कुछ था ही नहीं, है तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है और ऐसा हो जाता है कि फाइनली इक्विलिब्रियम में ही आ जाता है। पर अगर टाइप 2 है सडनली रिमूव तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, तो मजेदार होगा सुनना। ब्लॉक के जैसे ही हाथ हमने हटाया तो क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम तक ही जाएगा? नहीं, वो इक्विलिब्रियम से भी आगे जाएगा, एकदम से नीचे तक जाएगा, है ना। तो वो ऐसे स्प्रिंग में लॉन्गेशन आया। अब मैं उसको दिखाने के लिए मान लो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम ले लेता हूँ, लेकिन दो पोजीशन और बनाऊंगा, एक ये और इसके नीचे। तो 3 पोजीशन क्रिएट होती है यहाँ पे। जो ब्लॉक है वो इन 3 पोजीशन के बीच में ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये वाली पोजीशन अपनी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती है। ये वाली पोजीशन अपनी इक्विलिब्रियम होगी, वही जो भी अपन ने फोर्स बराबर के एक्स बराबर एम जी करके। और ये वाली फाइनल पोजीशन, ये ब्लॉक ऐसे नीचे गया, यहां से आगे वापस ऊपर आया फिर नीचे, ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। यहाँ पे कि जीरो हो जाएगी, वही एक्सट्रीम है, और होती वेलोसिटी तो और नीचे चल जाता। ये एक्सट्रीम से ज्यादा नहीं जा पा रहा, यहाँ से वापस आएगा, समझ में आई बात? फिर वापस आएगा तो यहाँ पे भी कोई वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ये भी एक्सट्रीम है एक तरीके से, वो आगे का एक्सट्रीम है, एक साइड का एक्सट्रीम है, दूसरी साइड का एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम होता है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा है, मतलब पहले मैंने सपोर्ट कर रखा, सपोर्ट हटा दिया, तो इनिशियल जीरो ही है ना। तो नीचे जाएगा और ऊपर वापस आएगा तो वापस से जीरो ही हो जाएगी, ये कंफर्म है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे एक्सेलेरेशन जीरो होता है। अभी तो किया था, ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, नीचे लग रहा है एम जी, दोनों को बराबर कर दिया, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया इस पॉइंट पे? जीरो हो गया। एफ नेट क्या हो गया इस पॉइंट पे? जीरो। लेकिन वेलोसिटी बताओ, इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। जैसे ही आपने हाथ हटाया, यहां तक तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एमजी ज्यादा है, उसके बाद कम होना चालू होगी क्योंकि अपना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी, यहां तक रोकेगा। रोक लिया यहाँ पे, कौन जीत रहा है? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बहुत बड़ा है तो वापस लेके आएगा, तो फिर वो स्पीड बढ़ेगी यहाँ तक और फिर कम होती है, ऐसा। तो इस जगह पे मैक्सिमम स्पीड आती है। तो ये सीखना था कि दोनों एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो रहेंगे। जीरो से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ रेस्ट पे हाथ हटाया तो रेस्ट है, यहाँ तो जीरो है। तो अगला एक्सट्रीम कब आएगा? जब दोबारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम। ऐसा आप विजुअलाइजेशन खुद को सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो फोर्सेस देख के समझना और ऐसे थोड़ा और मैथमेटिकली तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हो रहा है इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये समझने के लिए पूरा एक अलग चैप्टर है। तो ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ विजुअलाइजेशन करके आप ये समझ सकते हो कि हाँ हो तो ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि ये हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इसका बहुत बहुत बड़ी मैथ्स है, इसकी बहुत सब कुछ है इसमें, वो हम पढ़ेंगे बहुत आगे अभी तो। पर अभी के लिए इतना काफी है क्या? एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो, इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्स, पर एक्सेलरेशन जीरो। समझ में आई बात? मैक्स ऊपर की तरफ इस वाले में। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या है? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बहुत डबल हो जाएगा ना। यहाँ पे बैलेंस्ड है दोनों, एमजी और स्प्रिंग। नीचे जाएंगे तो स्प्रिंग बढ़ जाएगा, एमजी कम हो जाएगा। इसके ऊपर एमजी ज्यादा रहेगा, स्प्रिंग फोर्स कम रहेगा। यहाँ इस जगह, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ये लिख लो। फिर
क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें वो लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, लिखो 24। Block is released from rest. Block is released from rest. Block is released from rest का मतलब वही सडन, सडनली सपोर्ट हटा लिया, बस छोड़ दिया आंसर। ठीक है, तो क्या वो बहुत नीचे है? तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। करूं? सॉरी, फाइंड वी मैक्स है ना, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी, कैसे आएगी बताओ जरा। तो सबसे पहले फाइनल डायग्राम ड्रॉ करो कि जब अचानक से हम छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आती है। तो बोले सर मैक्सिमम स्पीड आती है इक्विलिब्रियम पर। तो ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा होगा, यानी कि कितना नीचे आ गया होगा, एक्स इक्विलिब्रियम, उस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी होगी वही वी मैक्स होगी। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो हम लिखेंगे वर्क डन टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन टोटल में ग्रेविटेशनल का वर्क प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, एम जी भी नीचे एक्स भी नीचे, तो प्लस एम जी एक्स इक्विलिब्रियम। अब स्प्रिंग, तो देखो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, इलोंगेशन नीचे हो रहा है, माइनस हाफ के एक्स इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बराबर के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स जीरो। पर यहाँ तो दो दो अननोन दिख रहे हैं, एक्स इक्विलिब्रियम भी नहीं पता, वी मैक्स। पर आप अगर गौर से देखोगे तो एक्स इक्विलिब्रियम पता है। कैसे पता है? नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा के एक्स इक्विलिब्रियम इस मोमेंट पर, और हम दोनों को बराबर कर देंगे। के एक्स इक्विलिब्रियम बराबर एम जी, तो एक्स इक्विलिब्रियम बराबर आ जाएगा एम जी बाई के। ये आपको साइड में सॉल्व करना है। ये एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसको रख दोगे और आंसर। तो जैसे अब रख दो एम जी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम मतलब एम जी बाई के माइनस हाफ के एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। सही। देखो यहाँ एक के से एक के कट गया, ऊपर बन गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, यहाँ बन गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन टू के माइनस में, तो ये बन गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन टू के प्लस में बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, एक एम से एक एम गया, तो वी मैक्स बन गया अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर अपॉन के। सही। बस यही आंसर है, सिंपल। क्या लगानी थी? वर्किंग थ्योरम लगानी थी बस। कहां से कहां तक लगाई थी यहाँ पे? बस ये तो आपको पता ही था कि वी मैक्स कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। बाकी का काम तो वही था जो कल किया। सोचो सोचो सोचो, बोलो, कुछ डाउट है? चलो अगला लिखो, एक और सवाल करते हैं इससे, इसी कॉन्सेप्ट, इसी से अगला करते हो 25। बनाओ डायग्राम बनाओ, यही वाला डायग्राम।
ये वाला डायग्राम बनाओ ना, ये नेचुरल लेंथ है, रेस्ट पे है, वगैरह वगैरह बनाओ। Block is released from rest. Block is released from rest. Find maximum elongation in the spring. Find maximum elongation in the spring. करो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फाइनल पोजीशन बनाएंगे। फाइनल पोजीशन क्या होगी कि स्प्रिंग खिंचती गई, खिंचती गई, खिंचती गई, खिंचती गई यहाँ पे। तो फाइनल पोजीशन क्या है, जब वो वापस से रुक गया होगा, एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इतना नीचे आया है ये, और इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। यहाँ पे भी क्या थी, जीरो। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या लगाना है, एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन हो गया प्लस एम जी एक्स मैक्स, लिखना चाहिए माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो, बस ये आ गया। इसको सॉल्व करो, एक्स बराबर कितना आ गया, 2 mg बाई एक्स मैक्स लिख देता हूँ इसको, मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल रहे ना अपन। देखो ये आंसर बहुत स्पेशल है। एक्स इक्विलिब्रियम कितना आया था, mg/k, उसका डबल आता है। मैक्सिमम एलोंगेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में जो लेंथ आएगी ना आपकी, उसका डबल आएगा। ऐसे। तो ऐसे करके हमने वर्क इन थ्योरम के खूब सारे सवाल किए। अब हम आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे, फिर हम उससे को भी मिला के कुछ और। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हम कहाँ थे, एनर्जी पे। एनर्जी पे हमने सीखे थे, काइनेटिक एनर्जी सीखी थी। काइनेटिक एनर्जी सीख के हम वर्क इन थ्योरम पे चले गए थे। अब दूसरी एनर्जी की बात आती है, कौन सी, पोटें और पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले आपको फोर्स समझना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कि क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। तो फोर्सेस को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, बहुत तरीके से। अभी हम कर रहे हैं एनर्जी बेस्ड ऑन एनर्जी, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कि कौन से फोर्स का वर्क डन तो एनर्जी कंजर्व करते हैं, और कौन से फोर्स के वर्क डन एनर्जी को कंजर्व नहीं करते हैं। तो जो कंजर्व करेंगे उनको बोल देंगे कंजर्वेटिव फोर्स, और जो वेस्ट कर देंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें सबसे पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, इसमें लिखो कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो कंजर्वेटिव फोर्स में लिखेंगे फोर्सेस
whose work done forces whose work done on a particle forces whose work done on a particle depends only on initial and final position depends only on initial and final position. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या फोर्स लिख लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ थ्रू विच particle is displaced from initial to final point. Particle is displaced from initial to final point. तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो इस तरह से डिफाइन होते हैं, ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है क्या। अगर सेम है तो किसी भी पाथ से आप लेके जाओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हमेशा सेम ही आएगा। जिनका सेम आएगा उन्हीं को ही कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ऐसी बात है, जिन फोर्सेस का वर्क डन किसी भी पाथ से लेके जाओ पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। बाकी कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होंगे जो अपने वर्क डन को कंजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं। खैर, एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें, एक एक पॉइंट और, थर्ड पॉइंट कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। वर्क डन बाय conservative force work done by conservative force on a particle in a round trip is always zero। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक राउंड ट्रिप कर रहे हैं, राउंड का मतलब सर्कल नहीं बोल रहे हैं, राउंड ट्रिप का मतलब जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, जा किसी भी पाथ से रहे हो, वापस किसी भी पाथ से रहे हो, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाना चाहिए, तो वर्क डन टोटल क्या आएगा, जीरो आएगा। और ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। दोनों साइड से सही है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमेशा राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो आएगा, और अगर किसी भी पाथ से लेके जा रहे हो, किसी भी पाथ से वापस आ रहे हो और फाइनली वर्क डन जीरो हो जा रहा है, मतलब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। दोनों तरह से। एग्जांपल्स, कुछ फोर्सेस नेचर में पाए जाते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जांपल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशन में तो आप एग्जांपल खुद ही समझ सकते हो, देख सकते हो कि मान लो आप ब्लॉक को ऊपर से नीचे लाए तो वर्क डन हुआ प्लस में mg है, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस में, तो टोटल हो गया जीरो। ऐसा, ये तो सिंपल मैंने ग्रेविटेशन का बता दिया। बाकी ग्रेविटेशन का असली फॉर्मूला तो आपको पता है, gm1m2 पर आर स्क्वायर, उससे भी करोगे इंटीग्रेट करके तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो नेचर में कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा। तीन अपने मेन हैं, तीन के अपन डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालते हैं, दो की इसी साल और एक की अगले साल, इसलिए मेन यही है। फिर अगला फोर्स हेडिंग डालें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में सब कुछ इसकी उल्टी हो जाएंगी। क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में लिखेंगे फोर्सेस whose work done on a particle, forces whose work done on a particle depends on the path
depends on the path through which the particle is displaced from initial point to final point. From initial point to final point are called non-conservative force. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करते हैं, वैसे किसी बात। और दूसरा वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन तो मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे लिखा क्या? इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन अ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस in a round trip is not zero. Work done by non-conservative forces in a round trip is not zero. और एग्जाम्पल में जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कस, ड्रैग, जितने भी एयर रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शन ही लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन लिख लो बस, फ्रिक्शन फोर्स एटसेट्रा। ठीक है? अरे ठीक है क्या? अब नोट डालो और आगे लिखो, नोट डाल के और लिखो थोड़ा सा। आगे भी लिखो, नोट डालो और लिखो। इन ऑर्डर टू फाइंड whether the given force is conservative or non-conservative, in order to find in order to find whether the given force is conservative or non-conservative, we try to find work done by the given force. We try to find work done by the given force. वर्क डन कैसे निकालेंगे वो तो हमने पढ़ा ही है। वर्क डन निकालने का जनरल या सबसे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ डी एस वेक्टर का मतलब क्या होता है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड। ठीक है, ये लिखो। वी ट्राई टू फाइंड वर्क डन बाय द गिवन फोर्स W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फिर आगे लिखो, नाउ इफ हमने ट्राई किया वर्क डन निकालने का, है ना? नाउ इफ दिस इंटीग्रल ये एफ डॉट डी एस वाला जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ इफ दिस इंटीग्रल कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ पाथ, without the knowledge of path, without the knowledge of path, comma, only with the help of initial and final position, only with the help of, comma लगा ना, comma, only with the help of initial and final position, then the force is conservative in nature. Then the force is conservative in nature। ये है बात।
ऐसे पता लगाएंगे कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। कैसे पता लगाएंगे? वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकल गया, पाथ का पता ही नहीं है, वर्क डन निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव। लेकिन वर्क डन निकालने में पाथ की जरूरत पड़ी, जैसे कि आपके एक सवाल में पड़ी थी, आपने बिगनर बॉक्स में किया था क्वेश्चन 11 या 12, 11 किया था, उसमें पाथ की जरूरत पड़ी थी। अच्छा, उसमें भी दो केस हो सकते हैं ना। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप ऐसे समझना कि पाथ की जरूरत नहीं पड़ी, बगडन निकल गया, तो पक्का क्या हो गया? कंजर्वेटिव। लेकिन अगर पाथ की जरूरत पड़ी, उसमें भी फिर दो केस बनते हैं। एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म बनेगा, वो आगे पढ़ेंगे। उसमें ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि पाथ की जरूरत पड़ रही है, लेकिन बिना पाथ के हम बगडन निकाल लेंगे। उसमें लगेगा ऐसा कि पाथ की जरूरत पड़ेगी, वरना इंटीग्रेट कैसे करेंगे। लेकिन फिर उसका तरीका बताएंगे कि देखो हो गया, बिना पाथ के ही हो गया। कॉन्सेप्ट यही है, बिना पाथ के अगर इंटीग्रेशन हो जाए, वो बात अलग है कि इंटीग्रेशन और थोड़ा और सीखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो बिना पाथ के अगर इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका मतलब, बिना पाथ के इंटीग्रेशन इसका मतलब फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। और अगर इंटीग्रेशन करने के लिए पाथ पड़ी, तो फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ गए? ये आपको याद रखना है। फिर हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल मिला के कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की तीसरी बात है, वर्क डन से बात करो। वर्क डन अगर निकल जाए बिना पाथ के तो कंजर्वेटिव, नहीं निकले तो नॉन कंजर्वेटिव। हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है समझने के लिए अलग चीज है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला एक अलग चीज है। समझने के लिए तो आप कैसे समझोगे पोटेंशियल एनर्जी को? नाम से समझ रहे, पोटेंशियल है उसका। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल, या किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे समझते हो? जैसे स्प्रिंग लगी हुई है, ब्लॉक है, हमने ब्लॉक को धक्का मार के स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग दब गई। दब गई, स्प्रिंग दब गई, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो गई। अब जैसे ही हम बाहर, जैसे ही हमने हाथ हटाया, पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बाहर निकली, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि हर पार्टिकल, हर सिस्टम हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहता है। तो हमने जब वर्क डन किया, स्प्रिंग को दबाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो बोलेगा, तो जैसे ही हाथ हटा, वो किस में आएगा? लोअर पोटेंशियल, और अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वापस से कम हो जाएगी। अरे समझ में आएगा? पेन को मैंने ऊपर उठा के लेके आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये बोलेगा कि मुझे तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाने दो। क्योंकि हर कोई मोर स्टेबल किस में होता है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो सुना ही होगा केमिस्ट्री में। अरे सुन लिया क्या? ये बात तो तुम्हें समझ में भी आ गई होगी ना? अरे नहीं आई क्या? ठीक, बस यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, हमने किसी पर वर्क डन किया, लेकिन वर्क डन कौन सा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने वर्क डन किया, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन वेस्ट ना होके पोटेंशियल एनर्जी में जाके इकट्ठे हुए, मतलब उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन वेस्ट ना होके उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाते हैं। ऐसा कि जैसे स्प्रिंग को दबाया, तो स्प्रिंग ने जो काम किया, वो काम इकट्ठा हो गया। वहीं अगर फ्रिक्शन होता, एक ब्लॉक पकड़ के मैं घसीट के ऐसे ले जा रहा हूँ, यहाँ छोड़ दिया, तो क्या होगा? ब्लॉक वापस आ जाएगा क्या? कभी नहीं। तो गई कहाँ एनर्जी? तो आप देखना, ब्लॉक को उठा के नीचे हाथ लगाना, काल पे लगाना, गर्म हो गया होगा वो। तो उसने क्या किया? जो हमने काम किया, फ्रिक्शन ने काम किया, उस एनर्जी को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया ऐसे। तो कौन कंजर्व करता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है ही नेचर के। उसके अलावा कोई मैंने इक्वेशन लिख दिया, जैसे एफ बराबर 2 आई कैप फलाना ढिमकाना, ये भी कंजर्वेटिव हो सकता है, और उसका पता लगाने का तरीका वो है, इंटीग्रेट करके। बाकी जो नेचर में है, वो कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो दो की तो हम इसी साल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, ग्रेविटेशन के और स्प्रिंग के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे आप अगले साल। ठीक है? तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, फिर इसके बाद इनके तीनों के फॉर्मूले लिखेंगे, दोनों के, ग्रेविटेशन के और स्प्रिंग के। तो पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, और ये डिफाइंड कैसे है। ठीक है, देखो, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली
डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, potential energy is only defined for conservative forces। फर्स्ट पॉइंट लिखा? अरे लिख लिया क्या? ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखें। तो देखो, ये बात मेरे को नहीं पता, सुन ही ली होगी वैसे तो। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है फिर डिफाइन होती है, ऐसा कुछ सुना है? केमिस्ट्री में बोर मॉडल में इनफाइनाइट पे रेफरेंस पॉइंट था, इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी होगी। इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी तो हर ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कुछ कुछ आ गई होगी। फिर ऐसे सवाल भी आपने किए होंगे एन अवस्थी मॉड्यूल में भी, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो किसी ऑर्बिट की मान ली जाए तो हर ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ तरह के सवाल किए हैं आपने? कुल मिला के करने सवाल? नहीं, कुल मिला के बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस पॉइंट में डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होती, वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। वो दो पॉइंट का डिफरेंस डिफाइन होती है, कभी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ, सुनना ध्यान से, मैं बोलूँ कि पेन जो है फ्लोर पे पड़ा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? फिर तुम बोलोगे सर अगर हम ग्राउंड से देखें तो धरती सड़क से तो बहुत ऊपर है, तो उस हिसाब से तो होनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं कहता हूं कि पेन ऊपर उठता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पर उसले बढ़ गई मतलब पहले कुछ नहीं थी क्या, या पहले भी कुछ थी और बढ़ गई? तो पहले भी कुछ थी और बढ़ गई, इसका मतलब आप कह रहे हो कि वहां पे कुछ थी। क्योंकि आप कह रहे हो कि सर हम तो सेकंड फ्लोर पे हैं, सड़क तो बहुत नीचे है, तो मैं बोल रहा हूँ सड़क ही क्यों, फिर और अंदर गड्ढा नहीं खोद सकते क्या? अरे हाँ कि ना? तो कहीं किसी पॉइंट पे तो डिफाइन ही नहीं है ना, आप चेंज ही डिफाइन कर सकते हो कि फ्लोर पे और यहाँ के बीच का चेंज इतना है। फ्लोर पे कितनी थी नहीं पता, यहाँ पे कितनी होगी नहीं पता, डिफरेंस पता रहता है। समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन नहीं अकेली अकेली, वो चेंज डिफाइन है। समझ में आई ना? इसलिए आप ऑर्बिट में भी इनफाइनाइट पे जीरो मान के फिर हर ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। आप जीरो किसी का भी मान सकते हो, इनफाइनाइट की ना मान के किसी एक बोल दे। ऐसे सवाल हैं, या फिर हो सकता है फिजिक्स में आएंगे आपके अगले साल जब आप पढ़ोगे वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर, की मान लो सेकंड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मान लो, तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट की क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की क्या हो जाएगी? तो सेकंड की जितनी होती है उतनी नेगेटिव में होती है, उतनी ऐड हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। तो हर ऑर्बिट में उतनी उतनी ऐड हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। खैर वो अलग बात है, पर कुल मिला के बात क्या है, लिखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये अंडरलाइन कर लेना, बस इतनी सी डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, और कुछ भी नहीं है। मतलब जो मैंने आपको समझाया कि कोई भी एनर्जी जो स्टोर हो जाती है सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी, और डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन बस इतनी सी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन निकालना जानते हैं अपन, उसके आगे अगर माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बस इतनी सी, समझ में आ रही बात? तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन वर्क डन से ही, मतलब वर्क डन निकालना होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन, जो भी आसान होगा कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ये लिख लो कि पीई, बोले सर पीई नहीं, डेल्टा पीई, पीई होती ही नहीं, पीई डिफाइन ही नहीं है जब तक कि आप किसी पॉइंट को रेफरेंस ना लें। अरे हाँ कि ना? डेल्टा पी, पी का मतलब, हाँ यू भी है इसका सिंबल, कहीं देखा है क्या पोटेंशियल एनर्जी का यू? अब देखोगे आप फिजिक्स में यू चलता है, वही सेम, बराबर। क्या था डेफिनेशन, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव भी, नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो डिफाइन नहीं, केवल कंजर्वेटिव, ये होती है डेफिनेशन। तो चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, चाहे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो,
चाहे अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, आपका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। सी एफ का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके आगे माइनस लगा दोगे तो क्या आ जाएगी? चेंज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब ये, जैसे डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। ये है इसका मतलब। अरे समझ में आई बात? और ये फोर्स कौन से होने चाहिए कंपल्सरीली? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन का नेगेटिव होगा चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या लिख दिया मैंने? वर्क डन तो लिखा है। अबे वर्क डन यही तो होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिमिट इनिशियल से फाइनल, ऐसा नीचे से ऊपर, नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल। ये फाइनल इनिशियल क्या है? पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है। ये इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट की निकालनी है, तो इनिशियल से फाइनल दोनों वर्क डन निकालना। ये है बात। तो अब हम अगली क्लास में दोनों फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, और एक और थ्योरम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब लॉ है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसका डेरिवेशन वर्क एंड थ्योरम से ही होता है।